हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। इस लॉकडाउन के पीरियड में अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बाकी तो आप सभी को पता ही है कि क्या करना है। आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी तक हमने 4 टेस्ट दे दिए हैं और चारों टेस्टों में मैंने लगभग सभी कॉपियाँ देखी हैं। कुछ कॉपियों पे मैंने कमेंट दिए हैं और उन्हें क्या सुधार करना चाहिए उसके बारे में मैंने उन्हें अवगत कराया है। कल ही पॉलिटिका टेस्ट हुआ, वहाँ भी मैंने सभी कॉपियाँ देखी है। जहाँ मुझे सुझाव देने की ज़रूरत हुई वहाँ सुझाव भी दिया मैंने, और जहाँ मुझे ठीक लगा वहाँ आज उस पर बात करेंगे कि क्या कमियाँ हैं और ठीक है उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में यहाँ हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं पॉइंट वाइज नोट्स का जो भी नोट लिख रहे हैं, पॉइंट वाइज जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वो लिख रहे हैं। मैप का प्रयोग अभी करने का कोई पेपर हुआ नहीं है तो मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ भी राजस्थान का अगर पॉलिटिकल प्रश्न भी आता है या फिर हिस्टोरिकल प्रश्न भी आता है तो आपको राजस्थान का मैप याद होना चाहिए, आपको ड्रॉ करने आना चाहिए। उसी तरह से बात करूं, अगर आपको राजस्थान का मैप नहीं आता है तो आप कोशिश करें कि राजस्थान का मैप सीखें उसको बनाना। उसी तरह से इंडिया का मैप भी आपको आना चाहिए और एशिया का मैप भी बनाना आना चाहिए। अगर वर्ल्ड का मैप नहीं आता है, विश्व भूगोल का, विश्व का, तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको राजस्थान और इंडिया का मैप ज़रूर आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप डेली प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप ये काम कर देंगे। और ये कहावत भी है कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, राइट। तो ये आपको करना है सबसे पहले। अभी जैसे ज्योग्राफी और इंटरनेशनल रिलेशन जैसे पेपर होंगे और हिस्ट्री में भी आप मैप का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ भी आपको लगे आप मैप का प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ भारत की बाउंड्री शो करनी है, भारत का कल्चर शो करना है, राजस्थान का कल्चर शो करना है, कुछ हॉट स्पॉट के बारे में बताना है तो आप कर सकते हैं मैप का प्रयोग। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि फ़्लो चार्ट आंसर राइटिंग में मैं नहीं देख रहा हूँ। लगभग मैंने ज्योतिका की कॉपी देखी, निकिता की कॉपी देखी, उसके बाद मैंने नरेंद्र की कॉपी भी देखी, विवेक कुमार की कॉपी देखी, प्रेम सिंह की कॉपी देखी, और यहाँ मुझे फ़्लो चार्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है आपकी परीक्षा में, क्योंकि मुख्य परीक्षा में जब एग्ज़ामिनर होगा वो आपको नॉलेज को देखने नहीं बैठा है, वह आपके प्रेजेंटेशन को देखेगा, आपका टेक्निकल माइंड कितना काम करता है उसको देखने की कोशिश करेगा। तो आप ज़रूर फ्लो चार्ट को अपने आंसर राइटिंग में लाओ। कोशिश करो कि अपनी रचनात्मकता को बढ़ाते हुए फ्लो चार्ट को लाया जाए। और लगभग बड़े प्रश्न हैं उनमें तो ये पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से या फिर डायग्राम के माध्यम से एक ऐसा प्रेजेंटेशन देना है जिससे एग्जामिनर उस फ्लो चार्ट या डायग्राम को देख कर ही बहुत खुश हो जाए। चाहे आपके कंटेंट में कुछ कमी हो, उस कमी को वो नज़रअंदाज करते हुए उस प्रश्न में बहुत अच्छे मार्क्स दें। यही आपको एक अच्छे रैंक तक ले जाएगा, क्योंकि जब प्रश्न 10 नंबर का आता है 100 शब्दों वाला, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि 100 शब्दों वाला प्रश्न है 10 नंबर का। लगभग सभी विद्यार्थी अगर ठीक ठाक भी लिखेंगे तो 4-3 तक लोग कवर करते हैं, लेकिन यही दायरा बढ़ाकर 5-6 तक नंबर अगर आपके आते हैं, कई बार 7 भी देते हैं, तो यूपीएससी में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन आरपीएससी में ज़रूर मैंने देखा है कॉपियों में, तो वहाँ मुझे 6-7 नंबर भी देखने को मिले हैं। तो ये 6-7 नंबर आपकी रैंक को इतना अच्छा कर सकते हैं कि आप उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो आपको मैंने बताया कि जैसे फ्लो चार्ट और डायग्राम बड़े उत्तरों में प्रयोग करना ही है आपको, और जहाँ छोटे उत्तर हैं वहाँ तो आप इसकी गुंजाइश नहीं रहती है, वहाँ तो पॉइंट का प्रयोग करें। और 5 अंक वाले प्रश्न आते हैं 50 शब्दों में, वहाँ भी एक छोटा सा डायग्राम या छोटा सा मैप बनाया जा सकता है। वो आपकी रचनात्मकता पर निर्भर करता है, तो ये पूरी कोशिश करें, ठीक है। अभी एक इम्पोर्टेंट बात और है कि वर्ड लिमिट का ख्याल लगभग मैंने किसी में नहीं देखा सिवाय नरेंद्र की कॉपी में। नरेंद्र की कॉपी जब मैंने देखी तो उनका और मेरा जुड़ाव शुरू से, लगभग मैंने जब से ये कार्यक्रम शुरू किया है तब से है, और उससे पहले भी आरएस मेंस की जो टेस्ट सीरीज चली थी तब से वो लगातार लिख रहे हैं।
पता चला है मुझे कि उनका अभी सब इंस्पेक्टर में भी एक इंटरव्यू कॉल हुआ है, राजस्थान सब इंस्पेक्टर में। तो इनका जो एक्सपीरियंस है, इन्होंने लास्ट बार मेंस भी लिखा है आरएस का, तो इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने शुरू की कॉपियाँ भी देखी है और आज इनकी उत्तर की परिपक्वता भी देखी है। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं कि वर्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इस एग्ज़ाम में। अगर 15 शब्दों में कहा गया है आपको उत्तर लिखने का, तो आप गुंजाइश नहीं कर सकते कि आप उस उत्तर को 30 शब्दों में ले जाएं, 20 प्लस शब्दों में ले जाएं। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 शब्दों से आपको आगे नहीं बढ़ना है। अक्सर मैंने कॉपियों में देखा है कि यहाँ पर अभी जो टेस्ट हो रहे हैं वहाँ पर वर्ड लिमिट क्रॉस की जा रही है, और अगर आप छोटे प्रश्न 2 नंबर के प्रश्नों में वर्ड लिमिट क्रॉस करते हैं तो एग्ज़ामिनर ज़रूर अच्छा इम्पैक्ट आपको नहीं देगा, आपकी जो मार्किंग करेगा वो, और साथ ही उस पर भी अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ तो टू द पॉइंट एग्ज़ाम है। ये तो जितना पूछा है उतना बताइए। ज़्यादा आप 4 पॉइंट, जैसे कि मैंने कल एक प्रश्न दिया था कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसको मैं आपको बता देता हूँ कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जिसमें रासायनिक हथियारों के प्रकारों के नाम बताए थे। पूछा था कि रासायनिक हथियारों के प्रकार बताएं। सभी विद्यार्थियों ने प्रकार बताने की कोशिश की अपने अपने हिसाब से, लेकिन वो हथियारों के प्रकारों के नाम सिर्फ ये थे कि VX टाइप का एक वेपन है, सारिन टाइप का वेपन है, तामुन है, मस्टर्ड गैस है और फॉस्जेन गैस है। बस ये 4-5 नाम लिखने थे, क्लोरीन गैस वगैरह के, और बस काम तमाम होता था उस आंसर में। लगभग आपको 1 लाइन का आंसर था वो, सब पॉइंट मिलाकर, लेकिन उसको बेवजह बड़ा किया गया। तो ये भी एक सही आंसर राइटिंग नहीं है, इसको भी आप ध्यान रखें। उस तरह से 50 शब्दों के प्रश्न हैं। अभी हमने 50 शब्दों के शुरू नहीं किए हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उसको भी शुरू करेंगे। अभी मैं सिर्फ 2 नंबर और बड़े प्रश्नों पर फोकस कर रहा हूँ, 50 शब्दों वाले पर भी फोकस किया जाएगा। तो 50 शब्द वाले प्रश्नों में भी यही लिमिट है कि हमें जितना पूछा है उतने में लिखना है। अगर कम शब्द भी हो जाते हैं, 50 से 40 शब्दों में भी आप अपने आंसर को कंप्लीट कर देते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब 50-60 से ज़्यादा प्रश्न जो शब्द होते हैं, वो कहीं ना कहीं घातक होते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप। वर्ड लिमिट अभी मैंने देखी नहीं है, सिवाय नरेंद्र की कॉपी में जो वर्ड लिमिट देखी जा रही है वो बेहतरीन है। हो सके तो आप नरेंद्र की कॉपी को ज़रूर वॉच करें, देखते रहें उसको, ताकि आपको एक माइंड में क्लियर रहे कि मुझे इन शब्दों की इन सीमाओं से आगे नहीं बढ़ना है। अब बात करते हैं जो कैंडिडेट लगातार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके नाम। निकिता टाक, प्रेम सिंह, विवेक कुमार, ज्योतिका और नरेंद्र। यहाँ मैं निकिता की बात करूँ तो आपकी आंसर राइटिंग अच्छी है, राइटिंग भी अच्छी है, प्रेजेंटेशन भी अच्छा है, लेकिन डायग्राम की कमी है, फ्लो चार्ट की कमी है, तो ये आप ज़रूर सुधारें। साथ ही आपकी जो आंसर राइटिंग है वो एक तरह से किताबी टेक्निकल लगती है पूरी। आप कोशिश करें कि अपनी रचनात्मकता का भी प्रयोग करें, जिसमें एग्जामिनर को लगे कि हाँ, इन्होंने कुछ अपने तरह से क्रिएशन किया है, तो इसमें सुधार लाएं। अगर आप देख कर लिख रहे हैं, अगर अभी शुरुआत कर रहे हैं, उत्तर लेखन में आपको परेशानी हो रही है, तो किसी किताब का प्रयोग करते हुए लिख रहे हैं, तो भी उसमें कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि हम देख के लिख रहे हैं तो कोई बड़ा अपराध हो गया है। आप शुरुआत कर सकते हैं। उत्तर लेखन में ऐसे ही शुरुआत की जाती है, कोई भी पारंगत ऐसा ही नहीं होता, शुरुआत 0 से ही होती है। तो आप अगर देख के भी लिख रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि रचनात्मकता लाएं। प्रेम सिंह और विवेक कुमार की बात करूं तो आप बड़े प्रश्नों को अटेंड नहीं कर रहे हैं, आप शायद घबरा रहे हैं। तो एक बात मेरी याद रखें, जैसा भी उत्तर आता है आपको, अगर वो बेकार से बेकार उत्तर भी कहा जाए, या फिर आपके पास शब्द नहीं है, आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, तो भी आप लिखने की कोशिश करें उसके बारे में, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने आज तक कुछ सीखा ही नहीं इस दुनिया में आकर। आपने जो सीखा है कहीं ना कहीं उसको आपने एजुकेशन में भी सीखा है, आम जिंदगी से भी सीखा है, तो उनको भी प्रयोग कर सकते हैं। और आंसर राइटिंग धीरे धीरे सुधरती जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने शुरू से ज्योतिका की आंसर राइटिंग देखी है, उनका जो मनोबल शुरू में था और आज के मनोबल में बहुत फ़र्क है आंसर राइटिंग में। उनकी उत्तर लेखन में एक परिपक्वता धीरे धीरे आती हुई देख रहा हूँ मैं, और उनको भी मैं सुझाव देता हूँ कि यहाँ पर आपको डायग्राम और मैप वगैरह का प्रयोग बहुत जोरों से करना है, और बड़े प्रश्नों में तो इसकी डिमांड रहती ही है। अब
ज्योतिका की कॉपी की बात करें तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, आपकी राइटिंग भी अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं डायग्राम और फ्लो चार्ट मुझे देखने को नहीं मिलते हैं। पॉइंट वाइज लिख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन डायग्राम और फ्लो चार्ट ज़रूरी है। अभी ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये आपका मतलब असेसमेंट नहीं हो रहा है कि आप कितना अच्छा लिख रहे हैं, ये तो आपकी एक ट्रेनिंग हो रही है। जब आप RS मेंस लिखेंगे तब वो एग्ज़ाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो आज आपकी प्रैक्टिस है वो उस एग्ज़ाम में ज़रूर काम आएगी। तो ये प्रैक्टिस सीरीज़ के रूप में देखें, इसे एक परीक्षा के रूप में ना देखें। अगर आपको यहाँ जितने भी प्रयोग करने हैं आप कर सकते हैं, और प्रयोग को मैं रिव्यू दूंगा आपको कि आपका प्रयोग कितना अच्छा है कितना बुरा है। तो उन प्रयोगों पर आलोचना भी कर सकता हूँ, मैं कमेंट भी कर सकता हूँ और उसकी प्रशंसा भी कर सकता हूँ। नरेंद्र से भी आप सहयोग ले सकते हैं, वो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, RS दे चुके हैं, तो उनसे भी सहयोग लिया जा सकता है, क्योंकि किसी का एक्सपीरियंस लेकर भी आगे बढ़ा जा सकता है। तो यहाँ उनसे आप संपर्क करें, वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। और इस तरह से हमारा ये सेशन लाने का ही मेरा उद्देश्य भी यही था कि आपसे एक रूबरू होया जाए, क्योंकि टेक्स्ट के माध्यम से एक कनेक्शन नहीं बन पाता है, और सीधे सीधे मैं सबके नाम भी एक साथ नहीं ले सकता टेक्स्ट में। हालांकि मैं सबको रिव्यू देता रहता हूँ उनके आंसर राइटिंग के बारे में, उनके जो भी सुझाव होते हैं, उनके जो प्रश्न होते हैं उन पर सुझाव देता रहता हूँ। तो इस तरह से बात करें तो ये सेशन इसलिए ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो सभी कवर कर दिए, मैंने सभी के नाम बता दिए हैं। लगातार टेस्ट दे रहे हैं, आपको बधाई है और लिखते रहें, ज़रूर सफलता मिलेगी। और कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट बात हूँ कि अगर आपको कंटेंट में अगर कभी आंसर राइटिंग कर रहे हैं और आपको लग रहा है कंटेंट में कोई कमी है या कुछ आप मिस कर रहे हैं तो उसे मत लिखें। अगर आप गलती कर रहे हैं तो एग्ज़ामिनर अगर पकड़ लेगा और गलती, तो फिर वो शायद पूरा प्रश्न काट भी सकता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम 10th का 11-12 का नहीं है। यहाँ पर जो एग्ज़ामिनर होगा वो मैच्योर होगा, अपनी उम्र के 50-60 पूरे कर चुका होगा, 50-60 साल। तो आप गलती करके या किसी को समझाने की कोशिश ना करें उत्तरों के माध्यम से, आपको जितना आता है उतना लिखें, टू द पॉइंट लिखें। यही रिक्वायरमेंट है इस एग्ज़ाम की, इस प्रशासनिक परीक्षा की। तो थैंक यू फ्रेंड्स। और भी कोई सवाल हो आपके तो आप मुझे पूछ सकते हैं सभी स्टूडेंट, और मुझे पर्सनल व्हाट्सअप कर सकते हैं। और आपको लगता है कि कोई कमी है तो मैं आपकी जो भी हेल्प कर पाऊँगा उसमें मैं मदद करूँगा। थैंक यू।